वॉइस क्लियर है? चलो। जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है एग्जाम फॉर बैंकिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिवाली कल निकल चुकी है। आप सभी लोगों ने पटाखे वटाखे फोड़ चुके होंगे और आज है दिवाली के एक दिन बाद का समय। लेकिन उसके पहले शुरू करने से पहले, आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को सबसे पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों के लिए जो आज महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है वो आप सब ज्वाइन कर सकें। आज का सेशन जो है लाइव मॉक टेस्ट है, यानी कि फर्स्ट डे से लेके कल तक में जितनी भी हम लोगों ने पढ़ाई की है उसका महा रिवीजन है। क्लियर है? और आई होप आज आप सभी लोग इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर होंगे प्रॉपर तरीके से सटीक 100% एक्यूरेट के साथ देंगे। मेरा नाक मत कटाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है आप सभी लोगों के लिए। जो फर्स्ट डे से लेके कल तक में हम लोगों ने जो क्लासेस थ्योरेटिकल ली थी उसका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है। क्लियर है? तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है? चलो, तो मॉक टेस्ट के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाओ। और आज लाइव मॉक टेस्ट है। लाइव मॉक टेस्ट का मतलब ये हो गया, आज 30 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है? टोटल 30 क्वेश्चन है और इस 30 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको अपना मार्क्स देना है। कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है? क्लियर है? तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट बॉक्स में जरूर स्कोर डालिएगा कि 30 में से कितने स्कोर आप लोगों ने लिए हैं। ठीक है? अगर आप 5 से लेके 10 के बीच में रहते हैं, 10 के बीच में रहते हैं तो मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है? अगर 11 से लेके 15 के बीच में रहते हैं तो एवरेज है। ठीक है? एवरेज है। और अगर 16 से लेके 20 के बीच में रहते हैं तो इसको अच्छा माना जा सकता है, गुड माना जा सकता है। और अगर आप 21 से लेके 30 के बीच में है तो आप समझो कि बहुत अच्छी आपने अभी तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है? और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आज उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्लियर? तो चलो शुरुआत करते हैं, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए अन्य बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया था? ठीक है? मर्ज कर दिया गया था, यानी कि इन विच ईयर वॉज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अमेलगेमेटेड विथ अदर बैंक्स टू फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI? सन 1949 में, सन 1955 में, सन 1934 में, सन 1950 में, सन 1969 में। मैंने आपको बताया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सन 1921 में बना था। 1954 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था AD गोरेवाला कमेटी। AD गोरेवाला कमेटी, AD गोरेवाला कमेटी। और इन्होंने एक प्रतिपादन दिया, एक प्रपोजल रखा कि एक देश का सबसे बड़ा बैंक बन सकता है और वो कौन बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? और ये कब स्थापित हुआ? 1955 में। फटाफट से आप सभी लोग सेशन को कमेंट करते रहना कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है? तो पहला जितने लोगों का सन 1955 है वो 100% सही है, 100% सही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स टू बी इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल्ड ऑफ RBI एक्ट 1934? RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होने के लिए बैंकों के लिए कम से कम भुगतान की गई पूंजी की आवश्यकता कितनी होती है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं? देखो, सेकेंड शेड्यूल मैंने पहली और दूसरी तीसरी क्लासेस में भी सेकंड शेड्यूल के बारे में बताया था। तो RBI के अधिनियम 1934 के सेकंड शेड्यूल्ड में, जो कि सेकंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आता है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 लाख RBI की डिमांड रहती है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख। अगर आप सभी लोगों ने 5 लाख
डाला है तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ ये सही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है, अगला क्या है जरा ध्यान से देखना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज सेट अप इन विच ईयर इन इंडिया। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था। याद करो, जो पहले और दूसरे दिन में जब बैंकिंग का इतिहास पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया था कि रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक के लिए कमेटी कौन सी गठित की गई थी, रीजनल रूरल बैंक कौन से ईयर में स्थापित हुआ था, पहला रीजनल रूरल बैंक कौन था। इतनी सारी बातें थी जिसमें कि आपको आराम से याद आ सकता है। 1972, 1973, 1974, 1975, 1955 पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो सन 1975 में 1975 में पहला रीजनल रूरल बैंक आया था जिसका नाम था प्रथमा बैंक, जिसका नाम था प्रथमा बैंक। ठीक है भाई, जिसका नाम था प्रथमा बैंक, याद कर लेना। और ये प्रथमा बैंक कहां पे था, मुरादाबाद में इसका हेडक्वार्टर रखा गया, मुरादाबाद में इसका हेडक्वार्टर रखा गया। क्लियर है। ग्रामीण बैंक के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम था नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी था। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी। जो ग्रामीण बैंक के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम नरसिम्हन कमेटी था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बिफोर इट वाज क्रिएटेड थ्रू एसबीआई एक्ट। भारतीय स्टेट बैंक को एसबीआई अधिनियम के माध्यम से बनाने से पहले क्या कहा जाता था, यानी कि एसबीआई नामकरण होने से पहले एसबीआई को क्या कहा जाता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता था। जरा आंसर देना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जरा याद करो, पहले और दूसरे और तीसरे दिन में मैंने लगातार ऐसे क्वेश्चनों का पूरा भंडार रखा था। तो आप सभी लोग को याद होगा कि मैंने बताया था सन 1809 में 1809 में पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक आया था जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल। जो दूसरा बैंक आया था सन 1840 में जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। क्लियर है ना भाई, बैंक ऑफ बॉम्बे। और जो तीसरा बैंक आया था 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक मिल गए थे और ये तीनों बैंक मिलकर 1921 में मर्ज होने के बाद सन 1921 में इसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही जाके सन 1955 में जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। तो अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे कि भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई अधिनियम के तहत बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, या इनमें से कोई नहीं। लास्ट टाइम में जब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड थे कि सर इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता क्या था। ऐसा कोई भी बैंक नहीं बना इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी टिक मत करना, इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है बच्चे, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट है, अगला देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ए ब्रांच ऑन फॉरेन सॉइल। विदेशी धरती पर पहला बैंक कौन था जिसने अपनी शाखा खोली। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा शाखा है। लेकिन जब एसबीआई
की शाखा नहीं खुल रही थी, तब सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ब्रांचेस को पूरी विदेश में फैलाना, ब्रांचेस खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा पूछा है, उल्टा पूछा है, जरा ध्यान देना। इनमें से कौन विदेशी भूमि पर शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक था? तो वो बैंक ऑफ इंडिया था। बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले सन 1946 में 1946 में, और कहां पे बच्चे? लंदन में क्या किया था? पहला ब्रांच खोला था बैंक ऑफ इंडिया। ये पहला बैंक था जो कि विदेशी धरती पर बना था। नेक्स्ट है बच्चे, इन विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है किस वर्ष पे पारित किया गया था, यानी कि किस ईयर को पास किया गया था? सन 1947, सन 1935, सन 1949, सन 1965, सन 1934। मैं बार बार इस नियम के बारे में कई बार मैंने बताया कि 1949 में, 1949 में, जब 1934 में आरबीआई का खुद का नियम आया, 1935 में क्या किया गया? 1935 में आरबीआई को स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सन 1937 में कलकत्ता से हेडक्वार्टर उठकर बंबई में चला गया था। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और 1937 से लेके आज तक बंबई में ही क्या कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना हेडक्वार्टर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान के लिए भी सन 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, याद रखो, पाकिस्तान के लिए 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई है। 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद आरबीआई ने पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कह दिया और उसने कहा तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो 1948 तक वो पूरी तरीके से फ्री हो गया। उसी के बाद बर्मा, यानी कि आज के डेट पे जिसको हम लोग म्यांमार जानते हैं, म्यांमार के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता था। 1949 में अधिनियम पास हुआ और भारत सरकार ने आरबीआई को अपने अधीन कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार का उपकरण बन गया कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी सन 1949 को हो गई थी और जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 के बाद, तब आरबीआई ने कहा कि भैया अब हमें सारे बैंकों को अपने अंदर में लेना है। तो क्या ऐसे ही ले लिया जाएगा? उसके लिए नियम कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। 49 इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1949 सन में ही इसका रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था। तो 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जरा देखो। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मूल मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित था? ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अभी जस्ट बताया मैंने, कालीकट, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो 1935 में, 1935 में जब स्थापित हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर कहां था? कलकत्ता था, कलकत्ता। फिर सन 1937 में, 1937 में ये उठकर कहां चला गया? मुंबई में चला गया। ठीक है, मुंबई चला गया। ठीक है, मुंबई चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जब मूल मुख्यालय की बात पूछी जा रही है, मूल मुख्यालय जब स्थापित किया गया तब की बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? अभी जस्ट बताया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष को हुई थी? 1 अप्रैल सन 1934, 12 जुलाई 1982, 1 जनवरी सन 1949, 15 अगस्त सन 1948 या इनमें से कोई नहीं। बच्चे, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है
वो 1935 में हुई है, 1935 में हुई है, ना कि 1934 में हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अपना स्कोर जरूर डालिएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हिल्टन यंग कमीशन ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम रखा गया था हिल्टन यंग या रॉयल कमीशन। हिल्टन यंग, जो कि सर हिल्टन यंग को सर बुलाया जाता था, तो सर हिल्टन यंग बुलाया जाता था। उन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा कि भैया जो केंद्रीय बैंक है उसको बनाने से पहले सबसे पहले बैंकों का पर्यवेक्षण करने के लिए किसी एक बैंक की स्थापना करनी चाहिए। तो अपना रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार को उन्होंने दे दिया। सॉरी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी। ब्रिटिश सरकार ने कहा तो ठीक है, कर सकते हैं। तो उस वक्त इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी 1921 में स्थापित हो चुका था, 1921 में। और 1921 में ही एक प्रपोजल, जिसको कहा जाता है विचारधारा आ जाना केंद्रीय बैंक बनाने का। तो केंद्रीय बैंक बनाने की विचारधारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से एक तरह से रिपोर्ट में नहीं आई थी, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। और सन 1926 में 1926 में सन 1926 में हिल्टन यंग कमेटी गठित की गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कि देश में एक बड़ा बैंक हो, केंद्रीकृत बैंक हो, जो कि सारे बैंकों को क्या किया जाए, सारे बैंकों को एक सेंट्रलाइज तरीके से चला सके और उसको कंट्रोल कर सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। 1921 में बस प्रपोजल आया था, प्रपोजल आया था, ठीक है, प्रपोजल आया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी। रिपोर्ट 1926 में बनाई गई थी, 1926 में बनाई दी गई थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बीन नेम्ड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चौथे उप गवर्नर के तौर पर किसे नॉमिनेट किया गया है? सुभाष कुमार, मुखमीत एस भाटिया, शबीर हुसैन, टी रविशंकर या चिंतन वैष्णव? आंसर बताना शुरू करो। सुभाष कुमार, मुखमीत एस भाटिया, शबीर हुसैन या टी रविशंकर? तो आप लोग को बता देते हैं कि जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो 4 डिप्टी गवर्नर में से जो अभी नियुक्त हुए हैं वो टी रविशंकर हैं, टी रविशंकर हैं। ठीक है, टी रविशंकर हैं। और ये किस नियम के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 81 के तहत इनका अपॉइंटमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट या नियुक्ति होती है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे उप गवर्नर हो। तो 1934 के सेक्शन 8(1) के तहत गवर्नर और उप गवर्नर की नियुक्ति होती है। क्लियर? दूसरा चीज ये है, कौन कौन से हैं अभी? पहले तो आपके ये हो गए, ठीक है, पहले तो टी रविशंकर हो गए, दूसरे एमडी पात्रा हो गए, एमडी पात्रा हो गए, तीसरे हो गए आपके एमके जैन, चौथे हो गए विश्वनाथन, है ना, विश्वनाथन, सॉरी आर राजेश्वर राव, राजेश्वर राव, राजेश्वर राव, चौथे राजेश्वर राव हो गए। ठीक है, तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हो गए आपके आरबीआई के, और एक गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास हो गए। क्लियर बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड ए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी राशि से अधिक की संस्थाओं के द्वारा किए गए एनईएफटी और आरटीजीएस के लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता, जिसको लेई कहते हैं, वो पेश किया? ठीक है, अब तो सबसे पहले समझ दो कि लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर क्या है। जब कोई संस्था
जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ए नाम का ऑर्गेनाइजेशन बी नाम के संस्था को पैसा ट्रांसफर करेगा, तो इसके लिए 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेट होगा। अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेट होगा जिसको कहा गया लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। यही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई संस्था किसी दूसरे संस्था को एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जरिए लेन देन करेगा, तब के केसेस में मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? मैक्सिमम अमाउंट मतलब अगर इस अमाउंट से ज्यादा चाहे वो 25 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो या 100 करोड़ हो या फिर 200 करोड़ है, इस अमाउंट से ज्यादा अगर एक संस्था किसी दूसरे संस्था को ट्रांसफर करती है, ट्रांजैक्शंस करती है, तब के केसेस में LEI जनरेटेड होगा जो कि 20 डिजिट का होगा। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस कराया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखो 25 करोड़ नहीं होगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में इसके लिए कमेटी गठित की और इसका आंसर हो जाएगा 50 करोड़। अगर कोई एक संस्था किसी दूसरी संस्था से या एक संस्था किसी दूसरे के अकाउंट में या कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के अकाउंट में 50 करोड़ के ऊपर अमाउंट ट्रांसफर करता है तो उसके लिए 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेटेड होगा। अब आप कहोगे सर इसका क्या फायदा, क्यों नहीं फायदा है? जब सरकार इस चीज को शॉर्ट आउट कर सकती है यानी कि शॉर्टिंग कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी तरह की संस्था अगर एक बार में 50 करोड़ ट्रांजैक्शन कर रही है तो 50 करोड़ तो भाई छोटी मोटी रकम है नहीं, और ट्रांजैक्शंस जब हो रहा है तो वो पूरी तरीके से आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये जो पैसा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत तरीके का पैसा है या कहीं ब्लैक मनी तो नहीं ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरह की जो, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में ट्रांजैक्शंस हो रहा हो, तो उस बिहाफ पे भी इसको निगरानी रखने के लिए आरबीआई ने पहल की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ट्रांजिशन टू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत में पहला शहरी सहकारी बैंक जो लघु वित्तीय बैंक में परिवर्तित हुआ। ठीक है, भारत में हमने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताया, ठीक है, 27 अक्टूबर को कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताया था। तो कोऑपरेटिव बैंक मैंने बताया कि एक ऐसा बैंक जो कि सहकारी, जो कि फार्मर्स या एग्रीकल्चर क्षेत्रों में या फिर आदिवासी क्षेत्रों में जाके उन लोगों की मदद करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया था। कोऑपरेटिव बैंक पूरी तरीके से सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये पूरी तरीके से कमर्शियलाइज नहीं है। कमर्शियलाइज का मतलब ये हो गया कि कोऑपरेटिव बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर काम करती है, जबकि कमर्शियल बैंक जो है वो पूरी तरीके से प्रॉफिट पर काम करती है। क्लियर है? कमर्शियल बैंक का जो टारगेट होता है वो कॉर्पोरेट होता है, आम जन होते हैं जैसे हम और आप लोग होंगे, या तीसरा जो हो गया सरकार हो गई। जबकि कोऑपरेटिव बैंक का जो टारगेट होता है वो आदिवासी के व्यक्ति होते हैं या फार्मर्स होते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो लोग होते हैं या रूरल इंडिया में या ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर किसी भी तरह का ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह का एमएसएमई बनाना हो तब के केसेस में, एमएसएमई बनाना हो तब के केस में कोऑपरेटिव बैंक सहायता करता है। कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी एग्रीकल्चर पैक्स, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इस संस्था को छोड़कर बाकी सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आएगा, 1949 के तहत आएगा, और इसको आरबीआई देखरेख करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। बाकी पैक्स की कौन करता है? पैक्स की क्रेडिट सोसाइटीज होती है, जो कि 1965 एक्ट आया था वो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। ये कहां पर आधारित है? उत्तर प्रदेश बेस्ड है, यूपी बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है। क्लियर है? नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है What is the base year for financial inclusion index by RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन सूचकांक, वित्तीय समावेशन सूचकांक के लिए आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या है? मार्च 2018, मार्च 2017, 2019, 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह का वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कोई बेस ईयर नहीं बनाया गया है, ठीक है। अगर आपका आंसर नन ऑफ दीज है, अगर आपका आंसर नन ऑफ दीज है तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखो जरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल ऋण धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा गठित 6 सदस्य कार्य समूह का प्रमुख कौन है? Who is the head of 6-member working group formed by RBI to regulate digital lending frauds? जैसे कि जब भी कोई डिजिटल लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स होता है, तो जाहिर सी बात है फ्रॉड होगा ही होगा। अब धीरे धीरे डिजिटल जो बैंकिंग का पैमाना बढ़ चुका है। अब जैसे हाल ही में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आपको कॉल करके कि आप केबीसी में 25 लाख, मेरे पास अभी कल परसों मैसेज आया, फोन भी आया कि सर आपका ना लॉटरी लगा है केबीसी की तरफ से जिसमें आप 25 लाख जीत चुके हैं। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही धोखाधड़ी वाले लोगों से बचने के लिए कहता है आप कभी भी ऐसी बातों पे ना आए। कोई आपको किसी भी तरह का लॉटरी या किसी भी तरह के अमाउंट को क्या कहता है कि लुभावना देता है या लुभावन करता है, तो आप उनकी बातों या उनकी बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी तरह की धोखाधड़ी को कंट्रोल करने के लिए जयंत कुमार दास का कमेटी गठित किया गया है। जयंत कुमार दास, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जेके दास हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, जरा देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने नियो कलेक्शन नाम से एक डू इट योरसेल्फ डिजिटल पुनर्भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर बताना शुरू कीजिएगा, फटाफट से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विच बैंक हैज लॉन्च्ड डू इट योरसेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड नियो कलेक्शन? नियो कलेक्शन क्या है? नियो कलेक्शन का मतलब ये हो गया कि डिजिटल पेमेंट से संबंधित कोई भी खामी नहीं है, इनमें से एक बैंक ने इस चीज को, इस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये उदय कोटक है। क्या है? उदय कोटक महिंद्रा बैंक के इस समय चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। Who is the MD and CEO of SBI Cards and Payment Services Limited? SBI Card, SBI Card and Payment Services Limited के लिए CEO अभी किसको बनाया गया है? दिनेश कुमार खरा, अश्विनी कुमार तिवारी, रमा मोहन रॉय, अश्विनी भाटिया या CS शेट्टी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर SBI ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट पूछा है, ना कि SBI पूछा है। ध्यान से सुनो, SBI अगर पूछा होता
कि एसबीआई के एमडी और सीईओ कौन है या चेयरपर्सन कौन है, तब तो हम लोग आंसर देते थे दिनेश कुमार खरा होते। दिनेश कुमार खरा एसबीआई के चेयरमैन है, ठीक है, ये तो बता देते। लेकिन अब एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के लिए पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामा मोहन रॉय। एसबीआई चेयरमैन के अलावा एसबीआई के 4 एमडी हैं, जिसमें कि एक अश्विनी कुमार तिवारी हैं, दूसरे अश्विन भाटिया हैं, तीसरे सीएस शेट्टी हैं और चौथे स्वामीनाथन हैं, ठीक है, चौथे स्वामीनाथन है। क्लियर है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज सेट विच अमाउंट हैज ट्रिगर अमाउंट अंडर द प्री पैक्स स्कीम ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो सरकार ने एमएसएमई की प्रीपैक योजना के तहत किस राशि को ट्रिगर राशि के रूप में निर्धारित किया गया है? ट्रिगर राशि का मतलब क्या हो गया, जरा समझो। किसी भी तरह की उद्योग को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, इस तरीके से एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ये चीजें निर्धारित की गई हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट से आंसर देना शुरू कीजिएगा और इस क्वेश्चन के लिए फटाफट से आंसर देना शुरू कीजिएगा। देखो, कोई भी किसी भी तरह का उद्योग हो, उसके लिए 10 लाख तक की राशि निर्धारित की गई है, 10 लाख तक की राशि निर्धारित की गई है उनको प्रोत्साहन देने के लिए। आप लोग अपना स्कोर करते चलिएगा कि कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है, ठीक है। पॉकेट्स नाम का एक डिजिटल वॉलेट बनाया गया है, ये किस बैंक ने बनाया है? पॉकेट्स नाम का एक डिजिटल वॉलेट बनाया गया है, ये किस बैंक ने बनाया है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर देना शुरू करो बच्चे, फटाफट से आंसर देना शुरू करो। पॉकेट इज अ डिजिटल वॉलेट ऑफ विच बैंक? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कराया था ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक के चेयरपर्सन कौन है? संदीप बख्शी है। कौन है? संदीप बख्शी हैं। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? बड़ोदरा में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यहां पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनपीसीआई, एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद कर लेना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। भारत में जितने भी डिजिटल लेन देन चल रहे हैं, भारत में जितने भी डिजिटल लेन देन चलते हैं, उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन एनपीसीआई करता है और नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये एक क्या है? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और यही एक तरह से यूपीआई, और चाहे आप लोग यूपीआई, भीम, पेटीएम, गूगल पे, इन सब की निगरानी एनपीसीआई करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत एक्टिविटीज चल रही है या लोगों का, कस्टमर का पैसा काटा जा रहा है। और ये अगर कंप्लेन कर दिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके ऊपर पेनाल्टी लगाती है। तो एनपीसीआई ने व्यापारियों के लिए एक रुपे सॉफ्ट पोज किस बैंक के साथ साझेदारी की है? रुपे सॉफ्ट पोज जो है भारत के एनपीसीआई का ही एक हिस्सा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एनपीसीआई ने रुपे सॉफ्ट पोज के साथ क्या किया है? साझेदारी की है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जरा देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड शौर्य सैलरी अकाउंट टू प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पर्सनल of the armed forces and parliamentary
पैरामिलिट्री सर्विसेज, यानी कि जो हमारे देश के जवान हैं उनके लिए, या जो सशस्त्र बल है और अर्धसैनिक बल है उनके कर्मचारियों के लिए शौर्य वेतन खाता लॉन्च किया गया है। और इससे फायदा क्या होगा भाई? इससे फायदा ये होगा कि वो उनकी जो सैलरीज होगी या जो पेंशन होगा उसमें बहुत आसानी से क्रेडिट और फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करेगा। और ये कौन सा बैंक करेगा, यही क्वेश्चन का आंसर बताना है। फटाफट से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर बंधन बैंक हो जाएगा। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में है, कोलकाता में है, ठीक है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट है बच्चे, अगला क्वेश्चन जरा देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग प्रेसिडेंसी बैंक्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी बात प्रेसिडेंसी बैंक से संबंधित बातें सही हैं? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये बात सही है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, ये क्लियर है ना भाई। दीज बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वासी बैंक। ये एक, चूंकि प्रेसिडेंसी बैंक है इसीलिए इसको क्वासी बैंक है, क्वासी बैंक है, इसीलिए इसको अर्ध बैंक भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कि रजवाड़े के अंतर्गत आता था, तो क्वासी बैंक ये कहलाता है कि दीज बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वासी बैंक, ये भी सही है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय मर्जिंग प्रेसिडेंसी बैंक, यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो कब सेटअप किया गया? जब तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज किया। ये भी सही है भाई। ये बैंक, दीज बैंक्स आर इन द फर्स्ट इन इंडिया, ये गलत है। सबसे पहला बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो कि सन 1770 में आया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि सन 1770 में आया था। क्लियर है। चौथा है दीज बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1949। तो एक तरह से ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है। तो इनका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ABC। जितने लोग भी ABC यानी कि दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी के सभी सही आंसर दे रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखो। Before the establishment of Reserve Bank of India, who had been handed over the charge of exchange control? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले किसे विनिमय नियंत्रण का प्रभार सौंपा गया था? इलाहाबाद बैंक जो कि सन 1865 में आया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1921 में आया था, 1921 में आया था, पंजाब नेशनल बैंक जो कि सन 1894 में आया था, 1894, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सन 1801 में आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले तो किसे दिया गया था? जो सबसे बड़ा बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर 22 का आंसर दूसरा डाले हो तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है टोटल। Which of the following statement are true about Central Bank of India? CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद है स्पेशल 26 अभी हम लोगों ने जब पढ़ाया था तो स्पेशल 26 मूवी आई थी, उसके बारे में भी मैंने बताया था, जो कि अक्षय कुमार इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि CBI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस बताने की बजाय वो महिला क्या बताती है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कहानी है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मत समझना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक कहा जाता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुद अपने आप में एक पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब शुरू हुआ था भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सन 1911 में शुरू हुआ था, बिल्कुल बात सही है। ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक था, ये भी बात 100% सही है। इसकी टैगलाइन सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ये भी बात 100% टैगलाइन सही है। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। इसका हेड ऑफिस बंबई में है, इसका हेड ऑफिस बंबई में है, मुंबई में है। तीसरा, क्या इसके पहले चेयरमैन सर फिरोज शाह मेहता थे? बिल्कुल बात सही है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है? ABCE है, कहीं दिख रहा है? ABCE दिख रहा है? बताओ भाई, ABCE। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। तो अगर आपने तीसरा ऑप्शन सही किया है तो ये आंसर एक्यूरेटली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जरा देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जमा खाता को 10 साल से अधिक संचालित नहीं किया गया है तो उसे किस प्रकार में रखा जाता है? अगर तुमने 10 साल के लिए, मान लो तुमने एक खाता खोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और 10 लाख रुपया रख दिया और तुम गजनी बन गए। गजनी क्या था? एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला था, लेकिन मान लो तुम लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस वाले बन गए, ठीक है, मतलब रख के भूल गए, एकदम करोड़पति वाला हिसाब किताब है। तो 10 लाख रुपया रख के भूल गए और अगर तुम उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह का इनऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो वो अकाउंट किस तरह का अकाउंट बन जाएगा? अनक्लेम्ड अकाउंट बन जाएगा। अनक्लेम्ड अकाउंट बन जाएगा। इसके बारे में मैंने बताया था, आप लोग याद कीजिएगा, इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की थी। इनऑपरेटिव से लेके डोरमेंट अनक्लेम्ड अकाउंट क्या होता है इसके बारे में भी बताया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत सरल है, 1 जनवरी सन 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है? एज पर न्यू गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई, मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल टू सेट अप बैंक बाय कॉर्पोरेट। अगर कोई कॉर्पोरेट के द्वारा आरबीआई के सामने ये पेश करता है कि क्या पेश करता है कि उनको बैंक खोलना है, तो पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 500 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, 500 करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसबीआई का गठन कब हुआ है? अभी अभी हम लोगों ने पीछे इस क्वेश्चन का आंसर देखा था। तो एसबीआई का गठन 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, Which of the following public sector banks has the largest number of branches in foreign countries? विदेशी धरती पर कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि 28वें का बी, इस क्वेश्चन का आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अभी जब मर्ज वर्ज हो गया तब इसकी शाखा बढ़ गई, अदरवाइज सब बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ करता था। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ओनली मर्जर ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक टुक प्लेस बिटवीन, 2 प्राथमिक क्षेत्र के जो बैंक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, उनको मर्ज कर दिया गया। वो कौन कौन से बैंक है? तो पंजाब नेशनल बैंक लगभग दिख रहा होगा, और पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसको एनबीआई भी कहा जाता था, सन 1993 में 1993 में ये मर्ज होकर पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सन 1919 में महात्मा गांधी ने इनमें से किस बैंक का उद्घाटन किया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये एकमात्र ऐसा बैंक जिसका उद्घाटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली, यानी कि जितने भी 30 क्वेश्चन हुए हैं, 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट चला, और उसमें उम्मीद है कि मैंने आपको एक रिपोर्ट बनाई थी ना शुरुआत में, कि अगर आप 30 में से 26 से 30 के बीच में जाते हैं तो आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर आप बिलो 10 हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। दिवाली वाली निकल चुकी है, अब फोकस्ड हो जाओ। कुछ बच्चे जो हैं बिहार और यूपी और पूर्वांचल साइड के हैं जो फोकस्ड होते हैं, किसके लिए? छठ पूजा के लिए। तो छठ पूजा आगामी आने वाली है, तो उसका भी सेलिब्रेशन करो, लेकिन पढ़ाई किसी भी तरह से बिल्कुल भी
मत वो करो, टाइम वेस्ट मत करना, अपने पढ़ाई एकदम मेहनत करो और साथ साथ में सेशन में बने रहा करो। रोज 12 बजे का सेशन चल रहा है, एक भी क्लास मिस नहीं हो रही है। आप सभी लोगों के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेशंस, और आपसे एक्सपेक्टेशन भी बस इतना ही है कि आप सेशन को शेयर कर दिया कीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और स्कोर कार्ड अपना डालना मत भूलना, स्कोर कार्ड डालना मत भूलना, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।